नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार थम चुका है। वहीं राजस्थान में मतदान होने में अभी कुछ दिन बाकी है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और वह किसी भी कीमत पर वहां वापसी करना चाहेगी। इस बार बगैर सीएम चेहरे के चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं कांग्रेस की भी पूरी कोशिश मध्य प्रदेश में सत्ता तक पहुंचने की होगी और छत्तीसगढ़ में वापसी की होगी। इस विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस की ओर से कई ऐसे बयान दिए गए जो कि सुर्खियों में रहे और इसको लेकर सियासत भी खूब हुई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर अचानक हमले तेज कर दिए। मंगलवार को मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर यह हमला किया। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार तक कह डाला। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मोबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो पीएम के इस बयान के बाद कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, उन्होंने जनता को गाली दी है, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी है। उन्होंने पीएम मोदी को अहंकारी बताया। उन्होंने जनता को गाली दी, हमारे नेता को उन्होंने गाली दी और मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं और ये अहंकार रावण का नहीं रहा तो मोदी का ही अहंकार कहाँ टिकेगा। प्रधानमंत्री के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि प्रधानमंत्री की गरिमा होती पद की और उसके अंदर वो इस प्रकार की भाषा भड़काने वाली भी काम ले रहे हैं, छीटाकशी कर रहे हैं नेताओं पर। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक गरिमा में पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ वो इस प्रकार की बातें कर रहा है तो उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो। तो ये रिएक्शंस थे जो प्रधानमंत्री के राहुल गांधी पर दिए बयान पर सामने आए हैं। हालांकि पीएम ने सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ ही गए। चुनावी समर की तैयारी हो चुकी है, बिसात बीत चुकी है, अब बस बाकी है जनता के जनादेश की। कैसा होगा तेलंगाना के अलावा इस बार इन 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनावी रण? क्या इस बार के चुनाव में सुर्खियों में रही बयानबाजी का असर दिखेगा या धर्म जाति की राजनीति हावी रहेगी? क्या रूप लेगा ये चुनाव? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी प्रवक्ता लकी गोगोई। नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता विदिशा नेयोग हमारे साथ उपस्थित है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है गुरप्रीत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन निराला भी हमसे जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करूंगी अपने तमाम पैनलिस्ट का और सबसे पहले मैं रुख करूंगी भाजपा की प्रवक्ता लकी गोगोई जी का। लकी गोगोई जी, बयान आपने सुना जो पीएम मोदी ने कल रैली के दौरान कहा। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी पर इशारों में उन्होंने निशाना साधा। एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल भी किया, मूर्खों के सरदार, और जिसके लिए किया वो उन्होंने नाम भले ही नहीं लिया लेकिन सब समझ गए। तो इस तरह की बयानबाजी और तमाम तरह की बयानबाजी चुनाव से पहले, मतदान से पहले कैसे देखते हैं?
जैसे कि आप बता रही है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी लोग समझ गए। अब इसी में सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है कि है वो मूर्खों के सरदार। राहुल गांधी मूर्खों के सरदार है। उन्होंने इसीलिए कहा कि आज के तारीख पे भारत में लोग मेड इन चाइना का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही पूरा आंकड़ा सामने रखा है कि कितना बनता था मोबाइल फ़ोन। आपके थोड़ी देर पहले आपके टीवी में ही चैनल में ये बजा चुके हैं आप कि कितना मोबाइल फ़ोन बना करता था कांग्रेस के टाइम पे, और हमारे अभी सरकार मतलब बीजेपी के सरकार के समय कितने मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं। इतना ज़्यादा बड़ा झूठ अगर कांग्रेस का कोई नेता बोलता है या फिर कोई भी बोलता है तो उसको खंडन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और उन्होंने ये पूरी अच्छी तरीके से किया है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मूर्खों के सरदार है राहुल गांधी, जो देश का इमेज खराब करने पे हमेशा तुले रहते, कोई मौका नहीं छोड़ते। और ऐसे एक व्यक्ति को बिना नाम लिए बोलने के बावजूद भी उनके दल के, उनके समर्थन के लोग समझ रहे हैं। मतलब सही बात ही प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। जी, विदिशा नियोग जी का भी मैं रुख कर लूँ। प्रधानमंत्री ने अगर किसी शब्द का इस्तेमाल किया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर किया होगा। जो उन्होंने बात कही है, कितने आप उस पर किस तरह से रिएक्शंस करना चाहेंगे? बयानबाजियाँ होती है, लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि मेड इन चाइना नहीं, मेड इन मध्य प्रदेश। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सोच समझ कर ये बात रखनी चाहिए थी। नहीं, देखिए, अभी इलेक्शन का कैंपेन चल रहे हैं, बातचीत आ रहे हैं, एक यहीं से एक वहाँ से, लेकिन हम सोचते हैं ये कि देखिए राजनीति जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन ये जो मूर्खों का सरदार ये सब वर्ड यूज़ करते हैं, ये प्रधानमंत्री जी का पद की गरिमा एक्चुअली में लाघव होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मूर्खों का सरदार एक्चुअली कौन है वो एक्चुअली लोगों से पता चल ही जाएगा। जी, जो आज राहुल गांधी जी को लोग नेता मानते हैं, कुछ सोच समझ के उसने कहा होगा ऐसा, लेकिन जो बिना पढ़ाई किए देश को बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, अदानी अंबानी जैसा लोगों को देश को बेचने में तुली हुई है, पूरा जो हमारे नेचुरल रिसोर्स था, जो देश का संपत्ति था, सब बिक के ख़त्म कर दिए हैं। G20 समिट को जो दूसरों को दिखाने के लिए वो ग्रीन कपड़ा लगाते हैं, वो लोग एक्चुअली मूर्खों का सरदार है। जो वो 15 लाख रुपया लोगों के बैंक पे आएगा ऐसा करके बयान दिया था, कुछ नहीं हुआ जो आज तक, वो एक्चुअली मूर्खों का सरदार है। हम किसी को नहीं बोलेंगे, हमारे मुंह से ये बोलने के लिए हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी आपने पूछा है इसीलिए हम बोलते हैं ये सब। विदिशा जी, लेकिन आप जिस तरह बोल रही हैं कि ऐसे रिएक्शंस और भी आए हैं जिनमें कहा गया है कि गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हम अगर देखें कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा झूठों के सरदार, और वो भी पीएम मोदी को, उन्होंने भी इसी तरह से रैली में ये बयानबाजी किया है। देखिए, जब अभी मोदी जी ने ऐसा बोल दिया अपने नेता को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को ऐसा बोल दिया, तो ये मूर्खों का नेता जो बोला वो तो सच में वो गलत बात है, वो झूठ है, तो वो बोलेंगे ही। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ का सरदार नहीं है क्या? आप बोलिए, झूठ का सरदार नहीं है क्या? ये 15 लाख रुपए आया क्या कहीं पे हमारे बैंक में? तो हमको आज तक नहीं पता चला कि ये किसी का बैंक में आए हैं। ऐसा बहुत सारे झूठ प्रधानमंत्री मोदी जी ने, इवन आसाम में भी, बाहर की जगह तो छोड़ देती हूँ, यहाँ पे इलेक्शन आने से पहले अमित शाह जी, मोदी जी आके इतना कुछ बोल के गया है, वो सब तो झूठ ही है। तो वो झूठों का सरदार ही तो हुआ। गुरप्रीत सिंह जी, आपका मैं रुख करती हूँ। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मूर्खों के सरदार, नाम नहीं लेते हैं, लेकिन सब समझ गए राहुल गांधी, और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते ही हैं कि झूठों के सरदार। ये तमाम तरह की बयानबाजियां हैं, आपने भी सुने, जो रिएक्शंस हमने सुनाया, जो प्रधानमंत्री ने जो कहा वो भी आपको सुनाया। किस तरह से देख रहे हैं एक आम आदमी पार्टी के सदस्य के तौर पर? ये बहुत अफसोस की बात है कि देश का एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करे। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। आज राजनीति का स्तर क्या हो गया है, किस लेवल तक हम गिर गए हैं। हमें बहस करना किसके ऊपर? मुद्दों के ऊपर। जैसे आपका शो का नाम है मुद्दा, तो राजनीति में तो मुद्दे ही चलते हैं ना। किसी ने कुछ कहा, उसका आरोप प्रति आरोप ये आप करते रहेंगे तो लोगों के मुद्दे कहाँ गए?
जी, अभी तो फिलहाल जो अभी चुनावी हवा है वो बयानबाजी पे टिकी हुई है। धर्म जाति एक तरफ और अब बयानबाजियां। बिल्कुल, बयानबाजियों में ये समय नष्ट करते हैं और लोगों को उलझा के रखते हैं। असली मुद्दे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं है लोगों के पास। असली मुद्दे क्या है? स्कूल। हमारे शिवराज जी चौहान मामा जी, मध्य प्रदेश के मामा, जिन्होंने कहा था अमेरिका से की सड़कों से भी अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश में, जाके देखे क्या हाल है मध्य प्रदेश सड़कों का, बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे बयानबाजियों से वो सड़कें ठीक नहीं होंगी ना, उनके लिए काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? जी गुरप्रीत सिंह जी, लेकिन जब भी कोई भी सरकार आती है इसी तरह के तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, उसके बाद सरकार बनती है और हर बार हमने देखा है सरकार किसी की भी हो, जनता का हाल तो वही का वही है। ऐसी बात नहीं है। इस मामले में मैं इस आपसे थोड़ा सा मैं अलग होना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है। आम आदमी पार्टी हम गारंटी देते हैं, केजरीवाल की गारंटी, और उसी में हम काम करते हैं और लोगों को राहत देते हैं। चाहे दिल्ली हो और पंजाब देखो, एक एक जो हमने प्रॉमिस किया है मुद्दे, एक एक मुद्दे जो इलेक्शन के मुद्दे हम लोगों के पास दोबारा जाते हैं, ये आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन सा काम बाकी है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। ये भाषणबाजी बारे में हम कभी नहीं करते। आरोप प्रत्यारोप में हम उलझाते नहीं है लोगों को ऐसे लोग उलझा देते हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले। जी, अब गारंटी की बात करें, गारंटी पर हम बाद में आते हैं और भी कई बातें इस बीच होंगी। लकी गोगोई जी, पीएम मोदी जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, कुछ दिनों में हमने देखा मध्य प्रदेश में वे कल गए, जिस तरह ये बयानबाजी उन्होंने की, कहीं ना कहीं इस बार सीएम का चेहरा नहीं है, जिस वजह से उनको ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही है। सीएम का चेहरा होना हमेशा इलेक्शन के समय ज़रूरी नहीं होता है, तो ये ठीक है। और उसके बाद मतलब उस कंडीशन को रखते हुए आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा रैली करनी पड़ रही है, एक्चुअली बात ये है कि भारत की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि किस तरह से काम होंगे। जब प्रधानमंत्री जी वहाँ सेंटर में है, बीजेपी की सरकार है, और स्टेट में हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। जब हम डबल इंजन वाली सरकार की बात करते हैं तो हमारे एक प्रधानमंत्री के होते हुए जो हमारा एक एडवांटेज है, उसका फ़ायदा तो कोई भी राजनीतिक पार्टी उठाएगी ही। वो चाहेगी कि हमारे जो सुप्रीम, जो हमारी मतलब जो एकदम सुप्रीम पावर जो होती है, उनके थ्रू से जब हम लोगों को कमिटमेंट दिलाते हैं तो ज़्यादा भरोसा आता है। उस हिसाब से ये आप उनकी ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। जैसे कि बच्चे तक प्रधानमंत्री जी की एक अच्छी छवि है, उनकी बातें, मतलब उनका चेहरा देखते ही हर कोई पहचान लेता है। अब एडल्ट्स की बात, वोटर्स की बात छोड़िए, कोई भी बच्चा बोल देता है कि ये मोदी जी है। टीवी में देखने से भी उनकी कहे हुए बातों को बच्चे लोग उनको देखते हुए नेता बनना चाहते हैं। राजनीति के लिए एक अच्छा मनोभाव आज से कुछ साल पहले तक नहीं था, लेकिन आज की युवाएं राजनीति की तरफ आगे बढ़ते जा रही है, जिसका एक मुख्य कारण प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी छवि है। और इसी का लाभ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लेगी, क्योंकि ये किसी भी राजनीतिक दल का एक तरीका ही होता है कि आपका जो बेस्ट कैंपेनर होता है, जो बेस्ट नेता होता है, उनको सामने रखा जाता है। और ये हमारी एडवांटेज है भगवान की कृपा से, जनता की कृपा से, कि हमारी सरकार सेंटर में है और हमारे प्रधानमंत्री जी आज तक जिन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली, आज तक जिन्होंने अपनी बीमारी का बहाना नहीं बनाया, तो वो डेफिनेटली लोगों तक जाएंगे और अपने पार्टी की बातें सामने रखेंगे। लोग उनको चाहते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। और इसलिए उनकी रैलियों में लोगों का जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए और इस सरकार के ऊपर उनके विश्वास के प्रति ये एक प्रतीक के रूप में आप इसको मान के चल सकते हैं। जी बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक पहले ले लेते हैं।
तो प्रधानमंत्री के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है, तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन साफ तौर पर उन पर निशाना साधा, मूर्खों का सरदार उनको कह दिया, और उसके बाद तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं रुक करूंगी विदिशा न्योग का। विदिशा जी, आप लोग कहते हैं, आपके नेता कहते हैं जातिगत जनगणना कराएगी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आएगी जातिगत जनगणना कराएगी। आप तो अभी कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही जाति का कार्ड खेल दिया है पीएम ने। आज झारखंड में है, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। आज आखिरी उनका रैली होना चाहिए था, लेकिन वे पहुंच गए झारखंड। वहां पे उन्होंने जनजाति दिवस में हिस्सा लिया। एक बड़ा संदेश है। नहीं, ये संदेश तो जो किया वो अच्छा ही है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहती हूँ इसमें कि आप देखिए, अभी वो तो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए बीजेपी का लीडर्स नहीं है। बीजेपी का एक ही फेस है नरेंद्र मोदी जी, और कोई फेस ही नहीं है। कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी एक प्रधानमंत्री हैं, स्टेट का हर इलेक्शन में वही जा रहे हैं, उन लोगों का लीडर ही नहीं है। एक्चुअली वो लोग ऊपर जाने ही नहीं देते किसी को। और पीएम फेस है आप लोगों का लीडर? नहीं, पीएम फेस है, हमारा भी पीएम है, वो तो हम मानते हैं, वो ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन हम देख रहे हैं, आप ऐसे नॉर्मल सोचिए कि एक ही लीडर हर जगह पे, पीएम मोदी जी का अलग भी तो बहुत सारा काम है, वो सिर्फ इलेक्शन में बिजी रहेगा तो बाकी हमारे जो देश में इतना राज्य है वो सब कौन देखेगा। और अभी पीएम फेस है, वो जाएगा, कोई बात नहीं। और छुट्टी का बात आपने पहले की थी, मैंने एक बात बोलती हूँ, पीएम मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। सिर्फ वो जाके पार्वती कुंड में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, भ्रमण करते हैं, वो सब छुट्टी में नहीं होता है। हम लोग जब नौकरी कर रहे थे, मैं भी नौकरी कर रही थी, लेकिन हम कहीं पे जाते हैं तो वो छुट्टी होते हैं। अभी मोदी जी कैसे बिना छुट्टी के एक दिन आज तक है, वो मुझे नहीं पता। और बाकी पार्वती कुंड में वो जो तपस्या करने गए थे, वो सरकारी कार्यक्रम से नहीं है, ऐसा नहीं है। हम नहीं जानते, हम तो कुछ ही नहीं जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं, सब लोग आप लोग ही जानते हैं। झूठ बोलते हैं, झूठों का पूरा पहाड़ खड़ा करके रख दिए हैं। अभी 5 स्टेट इलेक्शन में आप देखिएगा, इंडिया आज भी इंडिया जीता ही है। और हमारे 5 स्टेट इलेक्शन, अब बीच में बात मत करिए। हमने जब आप बात कर रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे, बाद में बोलना। आप सुनिए, अभी आप सुनने का धैर्य रखिए, आपको धैर्य रहना चाहिए। आप सुनिए, अभी 5 स्टेट का जो इलेक्शन आ रहे हैं, हम इंडी अलायंस पार्टी ही जीतेंगे। हम जीतेंगे। तेलंगाना में भी देखिए, आप छत्तीसगढ़ में भी देखिए, अभी राजस्थान में है कि हर 5 साल में सरकार आते हैं, गिरते हैं, लेकिन परंपरा रहने के बावजूद भी इस बार आप देख ही सकते हैं, अशोक गहलोत जी ने अभी कितना लोकप्रिय है, और वो काफ़ी सारे स्कीमों का अभी पहले से वो राजस्थान में लोगों को दे के रखा है। लेकिन आश्चर्य लगता है कि हमारे जो गवर्नर है, जो कानूनन एक्चुअली गलत है, गुलाब चंद कटारिया जी भी राजस्थान में जाके इलेक्शन की कैंपेन किया है, ऐसा हमको सुनने के लिए मिला है। लेकिन अभी जो देखिए, मिजोरम में आप इलेक्शन का बात करिए तो मणिपुर का इफेक्ट तो पड़ेगा ही उसमें। मणिपुर तो आज तक मोदी जी कभी नहीं आए, हमारे मणिपुर में लोग बेबस होते जा रहे हैं, अभी तक ये चल रहे हैं, लेकिन मणिपुर आए नहीं। लेकिन वो 5 स्टेट, आप एक बात नॉर्मली बताइए, एक बार मणिपुर आना क्या जरूरी नहीं था? 5 स्टेट इलेक्शन में बिजी होते होते मोदी जी अभी तक एक बार, अमित शाह जी, मोदी जी, कोई भी एक बार मणिपुर नहीं आ सकते थे, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अभी बाकी रह गया मध्य प्रदेश में, उसमें भी अभी कांग्रेस आगे जा रहे हैं, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में तो है ही ऑलरेडी। तो हमें जितना लगता है 5 स्टेट इलेक्शन में फिर इंडिया आएगा और हम जीतेंगे। जी, ये तो आप दावा कर रही हैं, लेकिन वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि क्या होता है, जनता क्या जनादेश देती है। गुरप्रीत सिंह जी, आप कैसे देखते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले इनसे पूछा कि झारखंड में, अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल चुनाव है और झारखंड में पहुंच गए, वहां जनजातीय दिवस पे उन्होंने हिस्सा लिया, कहीं ना कहीं कोई असर पड़ेगा ऐसा जो लग रहा है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदाताओं पर, क्योंकि जनजाति काट इस बार बहुत बड़ा मुद्दा एक बन चुका है। देखिए, आज तक उनको बिरसा मुंडा जी याद नहीं आए। जनजातियों का सबसे बड़ा लीडर है बिरसा मुंडा जी। आज उनके जन्मदिन के वहाँ पे गए, आज उनके मूर्ति पे माला चढ़ाई और उनको नमन किया। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री को करना चाहिए था,
ये आज नहीं, पहले से करना चाहिए था। इलेक्शन के दौरान क्यों? ये डायरेक्ट इम्पैक्ट गिरेगा छत्तीसगढ़ के ऊपर। ट्राइबल बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, उनको ये सब मार्केटिंग गिमिक्स दिखा के उनको मिसगाइड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उसमें जो एक्सपर्ट है, इनका पूरा आईटी सेल, पूरा बीजेपी, इतने पैसे लगाए हुए हैं इन्होंने, मैंने एक आम आदमी के सोच के परे हैं। जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं अकेले रहते हैं कैमरा में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो ब्रिज की ओपनिंग हो, चाहे टनल हो। मतलब इतना उनको सेल्फ ऑब्सेशन है कैमरे के साथ। ये कुछ अच्छी बात नहीं है। उनको शायद मुझे लगता है उनको कुछ प्रॉब्लम है। इतने सेल्फ ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। खाली उनको लगता है मैं हूँ, मैं ही हूँ और कोई नहीं है इस दुनिया में, मैंने सब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे फिर लोगों को जब पावर से हटते ना तो फिर प्रॉब्लम होती है उनको। ठीक है, लकी गोगोई जी, मध्य प्रदेश की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो वहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा की पूरी कोशिश होगी कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो। लेकिन मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, वो भी चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से वापस आए। हालांकि चेहरे का ऐलान नहीं किया गया है। आखिर क्यों? क्या शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा नहीं रहा या फिर चेहरे के ऐलान से कुछ वोटों का जो गिनती है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, वो तो पार्टी की अपनी अपनी कुछ मतलब आपके पॉलिसीज होते हैं, जिसका जो एक चेहरा डिक्लेयर करना या नहीं करना, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात अगर आप 5 राज्यों के इलेक्शन की कर रही है तो मैं इतना बताना चाहूँगी कि जैसे कोई और पार्टी सोचती है कि उनकी सरकार बनेगी, वैसा मेरा भी विश्वास है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन हमारे सिर्फ सोचने से नहीं होता है, तो हमें कुछ बातें सर्वेस के ऊपर भी डिपेंड करके देखना पड़ता है। जैसे कि ABP सी वोटर ओपिनियन पोल के बारे में बोलना चाहूँगी। कोई लकी गोगोई या फिर कोई XYZ नहीं, ये एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसके बारे में आप लोग जानते हैं जी। इनका कहना है कि MP में नेक टू नेक, छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक, राजस्थान में बीजेपी और तेलंगाना में बीजेपी को उन्होंने निगेटिव दिया, मिजोरम में हंग असेंबली। इस हिसाब से अगर आप देखें तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि बीजेपी के लिए खुश होने की जितनी वजह है कांग्रेस के लिए भी शायद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण उस पे प्रभाव पड़ेगा तो इसमें ये होगा। ये हमारा सबका अपना अपना ओपिनियन है। जो होना है वहाँ पे वहाँ की जनता करेगी और हमें जनता पे पूरा विश्वास है और जनता को भी मोदी जी पे विश्वास है, जिसके कारण मैं इतना विश्वास के साथ दावा करते हुए बोल सकती हूँ ABP सी वोटर ओपिनियन पोल के ऊपर भी इसको डिपेंड करके बोल रही हूँ। मेरा भी ये मानना है, जिस तरह किसी भी और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का मानना है, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि 500 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। क्योंकि आप अगर सर्वेस के आंकड़ों को देखें तो आप इतना मान के चलिए कि 5-6 हज़ार लोगों के बीच में सर्वे ओपिनियन पोल किया जाता है। 5-6,000 जो लोग होते हैं वो उस राज्य की पूरी जनता, ये देश की पूरी जनता नहीं होती है। पता नहीं वो उस समय किस इंसान से उन्होंने बात कर लिया होगा सर्वे करने वाले ने, तो उनको कुछ फिगर्स मिल जाता है। लेकिन बात तो ये है कि जिस दिन वोटिंग होना है उस दिन उन्होंने किसको वोट दिया वो उनको छोड़ के कोई नहीं जानता। चाहे नतीजा जो भी हो, हम तो उसको जनता के जनादेश समझ के मान लेंगे। विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन हम उसको उसी हिसाब से मान लेंगे। हम EVM का रोना नहीं रोएंगे। जी, विदिशा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये मध्य प्रदेश को लेकर आप लोगों का क्या गणित है? देखिए, अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले बहुत चतुराई से बहुत नए नए स्कीम लाए, लेकिन वहाँ में लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें लगता है कि ये सिम का फेस नहीं दिखा रहे हैं अभी तक। और मध्य प्रदेश का इलेक्शन के बारे में आप बोलिए ना, तो ये एक्चुअली जगह को लेके अलग अलग चर्चा है। जैसे कि संभल ग्वालियर पे अलग एक ही मसला है, मालवा में अलग ही मसला है, फिर महाकौशल में भी अलग सा है, फिर विंध्य प्रदेश में भी अलग सा है। लेकिन कमलनाथ जी, कांग्रेस का जो नेता कमलनाथ जी हैं, वो बूथ लेवल पे बहुत सारा काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बना के जा रहे हैं। इसीलिए हमें लगते हैं, और ये शिवराज सिंह चौहान जी को बार बार देख के लोगों को थोड़ा
वो एक अलग तरह का अभी अनुभव भी हो रहे हैं और लोगों को एक्चुअली चाहिए नहीं वो, मतलब जो हवा बोल रहे हैं, ये तो हम यहाँ पे बैठ के वहाँ का बात नहीं कर सकते हैं, हवा जितना बोल रहे हैं हमें लगता है वहाँ पे कांग्रेस का सरकार होगा और इस बार हम आशा करते हैं। जी ठीक है, तो काफ़ी आशा लगाई बैठी हैं कांग्रेस। मैं गुरप्रीत सिंह जी से भी उनके रिएक्शंस लूँगी, लेकिन पहले एक ब्रेक पे चलते हैं। तो कैसे होंगे चुनावी समीकरण? जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 17 नवंबर को, 25 नवंबर को और 30 नवंबर को, जहां तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। गुरप्रीत सिंह जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों की मैं बात कर रही हूँ। तेलंगाना अभी हम भूल जाते हैं, 30 तारीख को है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उसके बाद ही राजस्थान में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी का इन तीनों राज्यों में क्या रोल रहेगा? क्योंकि एक तरफ धर्म जाति की बात हो रही है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर नकेल कसा जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट्स दिए हैं, छत्तीसगढ़ में भी दिए हैं, मध्य प्रदेश में भी दिए हैं, और हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है 60 साल से, और बीजेपी कर रही है कम्युनल लाइंस पे हिंदुत्व की राजनीति। हम करते हैं मुद्दों की राजनीति। हम उनको बताते हैं लोगों को कि हम स्कूल बनाएंगे आपके बच्चों के लिए, हम अस्पताल बनाएंगे, हम उनको ये सेवा देंगे। हम हमेशा अपने मुद्दों की ही बात करते हैं। गुरप्रीत सिंह, किसी का कैरेक्टर एसेसिनेट नहीं करते हम। गुरप्रीत सिंह जी, आप कहते हैं कि कांग्रेस करती है तुष्टीकरण की राजनीति, इंडिया अलायंस में आप साथ है, तो ये साथ कैसा? देखिए, ये साथ हमारा नेशनली है, स्टेट वाइज हमारे एक साथ नहीं। हम विचार अलग है, स्टेट में विचार डेफिनेटली अलग है। हम तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हम लोग इनको एक सिक्के के 2 पहलू समझते हैं। ये कोई अलग नहीं है। आज कांग्रेस है, कल बीजेपी है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है। वही मान सकता है इनकी दोनों की, कोई अलग नहीं है। तो लेकिन हमारा अलायंस है, हमारी मजबूरी है कि हम नेशनली हम अलायंस में आए हैं, क्योंकि हमें ये जो राज चल रहा है फिलहाल 9 साल का, ये देश को की छवि को बचाने के लिए हमने ये सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन निराला भी हमसे जुड़ चुके हैं। निराला जी, हमने इस शो की शुरुआत की पीएम मोदी के उस बयान से जिसमें उन्होंने मूर्खों के सरदार कहा। नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए उन्होंने किसके लिए कहा। और आखिरी समय में अब जो बयान आ रहे हैं, मूर्खों के सरदार, झूठों के सरदार, बयानबाजी की जो इस वक्त हवा है, क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो बयानों के लिए ही सुर्खियों में रहेगा? पहले के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैंने उनका सुन नहीं पाया, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़, ये देखिए जिस तरह के जुमले वहाँ पर शुरू हुए हैं, और इस चुनाव को इस तरह से देखिए कि जो जातिगत गणना जो है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है, उसका असर यहाँ आप देख पाए। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी ने अपने टिकटों का बंटवारा किया है, किस तरह से वहाँ पर जो तीसरा मोर्चा है वो बुरी तरह से फेल ही हुआ है। तीसरे मोर्चे की जो गठबंधन की बात हुई, जिस तरह से आपस में लड़ने की बात हुई थी, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मुझे लगता है कि गुरप्रीत जी आपसे बोल रहे होंगे, जैसा लग रहा था कि वो आपसे हैं। आपने देखिए कि किस तरह से गठबंधन को, ये जो तीसरे मोर्चे की जो गठबंधन है, या जो तीसरे मोर्चे की जो एक सर्वदलीय जो बैठक जो हो रही थी लगातार, जिन पर प्रधानमंत्री ने बहुत सारे जुमले भी किए हैं, आप ये देखिए कि किस तरह से आपने, जो खुद ये चाहती है कि वो भाजपा को हटाए, लेकिन वो तीसरे गुट के साथ तृणमूल और कांग्रेस, अब जो है वो कांग्रेस, और पंजाब में देखिए कांग्रेस और आप की क्या स्थिति है। और जो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या राजस्थान की क्योंकि बड़े हैं, और जिसका ये कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है लोकसभा से पहले,
उसका असर देखने को मिलेगा। तो जो जातिगत गणना है उसका जो असर है इस पे दिखाई दिया और उसी हिसाब से बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदला और जो वोटों की संख्या जो वहां पे ओबीसी हैं या जो अगड़ी जातियां हैं मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, आप देखिए पिछली बार का जो विधानसभा राजस्थान को आप अगर देखती हैं, जानते हैं लोग जो, वो देख सकते हैं कि किस तरह से किस मार्जिन में बीजेपी जो है वहां पे हारी है, बहुत कम वोटों में, बहुत कम मार्जिन में, क्योंकि जो अगड़ी जातियां हैं, जो उनके जो परंपरागत वोटर्स थे वो उनसे छिटक गए पिछली बार। इस बार जो है बीजेपी ने, जो कि आप ये मान के चलिए कि जो पसमंद मुसलमान हैं उनको अपने ब्रैकेट में रखा है, अपने उसमें लाने की कोशिश की। जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला था उसका वो प्रयोग कर रहे हैं। और बीजेपी ने जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो जुमले, ये राजनीति जिस तरह से अब देखने को मिल रही है उसमें ये आरोप और प्रत्यारोप इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए कि किस तरह से बघेल के ऊपर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। अब ये सेकंड फेज का चुनाव है, पहले फेज चुनाव होने के बाद किस तरह से वहां पे कांग्रेस को जो है वो भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले कांग्रेस को मान के ये चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार वापसी कर सकती है, लेकिन उसका असर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से इन्होंने सांसदों को उतारा, जिसका पहली बार प्रयोग उन्होंने जो है बीजेपी ने त्रिपुरा में किया था। आपको मालूम है कि त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री को उतारा था और वो जीत गई थी, भौमिक जी। तो इस बार उन्होंने दोनों ही जगह पे इस तरह के गठबंधन अपने सांसदों को उतारा ताकि कम से कम 2 सीटें उसका जो प्रभाव है लोकसभा का उसको जीत सके। अब जहां तक ये बात है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में ये पहले से ही, उत्तर भारत में अगर हम देखें तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जातिगत गणना का जो असर पड़ा है और जो तीसरे मोर्चे की जो हम यहाँ देख रहे थे कि इन तीनों राज्यों में अगर तीसरे मोर्चा जो बन रही है, जिसमें आप भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, तृणमूल शामिल है, इनके ऊपर लेवल तो ठीक है, लेकिन जो राज्यों में जो इनकी आपस की जो कलह है वो इनको आगे नहीं बढ़ने देगी। बीजेपी के ऊपर इनका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी, जो इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर रहेगा, क्योंकि जब विधानसभा में अभी बटे बटे से नजर आ रहे हैं, लोकसभा के लिए ये अलायंस हुआ है। देखिए, आप कहाँ की बात करना चाहते हैं? आप देखिए जो बंगाल देख लीजिए, जहाँ पे तृणमूल उसमें है, सीपीएम बंगाल का जिसका राज छीन के ममता दीदी जो है वो सत्ता पे आई, आपस में यहाँ बंगाल के अंदर आप देख लीजिए कि किस तरह से इनके आपस में गठजोड़ नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। उसी तरह से पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में आप और कांग्रेस देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, कहाँ जो इनके जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो चुनाव जो है वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के या चाहे आप विधानसभा के चुनाव मान लीजिए, जब तक स्थानीय जो नेता हैं वो आपस में नहीं मिलेंगे, ऊपर मिलने से कुछ नहीं होगा। केवल ये दिखावा है, एक ढकोसला है, ये जो है ये भानुमति का कुंबा जोड़ा है जिसका कोई असर होने वाला नहीं। ठीक है, विदिशा जी क्या कहना चाहेंगी? जो इन्होंने बात रखी, जिस तरह कहा उन्होंने कि जब आपस में विरोध है तो कुछ ना कुछ असर तो दिखेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी इतना बड़ा एक पार्टी है, एक अलायंस करके रखा हुआ है, 2-4 छोटे मोटे बातें तो होते रहेंगे, लेकिन उन लोग उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और अभी देखिए, लोग जैसे ही घर में हम फैमिली में रहते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं, बातें अलग का होता है लेकिन दिल तो एक ही होते हैं। अभी हमें लगता है ये अलायंस जो अभी बने हुए हैं वो आएगा, आगे भी ये चलता रहेगा। और इस विषय में ऊपर के जो नेता हैं, हमारे नेताजी हैं, हमारे जितने नेता हैं, तो वो लोग बातचीत करेगा और आगे का कार्यक्रम बढ़ते रहेगा। लेकिन अभी 5 स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं, इसीलिए अभी उसमें फोकस किया जा रहा है ज़्यादा। ठीक, जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं। लकी गोगोई जी, राहुल गांधी ओबीसी पर उन्होंने घेरा है पीएम मोदी को। कहते हैं कि जब से उन्होंने जातिगत जनगणना की बात शुरू कर दी है, पहले प्रधानमंत्री बोलते थे मैं ओबीसी हूं, लेकिन अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो डरी हुई है। देखिए, ये ओबीसी वाला बात जब सामने आ रही है तो मैं इतना बोलना चाहूँगी, जैसे फिलहाल कुछ दिनों पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल जब एक्ट में
कन्वर्ट हुई, उस समय कांग्रेस को याद आया कि ओबीसी वुमेन के लिए भी एक मतलब सब कोटा होना चाहिए था। लेकिन जब उन लोगों ने पहले में इस बात को शुरू किया था तब वैसा कुछ नहीं था, जिसके लिए राहुल ने खुद कहा कि मुझे अफसोस है। अब बात ऐसी है कि उनको जब जो बोलना सही लगता है वो वही बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ऑफिस में सेक्रेटरी क्यों ओबीसी नहीं है। एक बड़ा अजीब सा मुझे सवाल लगता है, आपको मेरिट के बेसिस में पीएम ऑफिस में सर्व करने दिया जाएगा या ओबीसी कोटा के बेसिस पे? मैं खुद ओबीसी हूँ, मेरा नाम लकी गोगोई, मैं खुद ओबीसी हूँ और मैं कहती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, उसमें ओबीसी के लिए अगर अंदर में अगर कुछ है नहीं, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि इतने सालों बाद, दशकों के बाद अगर आज वुमेन रिजर्वेशन बिल एक्ट में कन्वर्ट हुआ है, जिसके कारण हाँ डेफिनेटली मैं दूसरे पार्टियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने भी देखा और ये समझा कि अब अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो बीजेपी तो अकेले ही पूरे मतलब माइलेज ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में ये एक्ट ला रही है। तो आप लोगों ने समझा यही सही है, इस बहते गंगा में हाथ धो लो, तो ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल तो अभी तक आया नहीं है। आप लोग ये मजाक बंद कीजिए। डिस्टर्ब करेंगे क्या? कब आएगा? एक्ट बन चुका है, एक्ट बना है, कब ला रही है? कब से लागू होगा? आपको पता नहीं 29 से हो रहा है, ओपनली बोल दिया गया 29। आप इस दुनिया में है तो आपको पता चलना चाहिए कि 2029 से सब कुछ होने वाला है। ठीक है, अर्जुन निराला जी इसका जवाब देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा। लकी गोगोई जी आप अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद अर्जुन निराला जी से मैं उनका जवाब मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस की पार्टी हो या साथ में बैठे आम आदमी, उनको जब सही लगता है वो एक साथ है, जब सही लगता है वो लोग अलग अलग है। ठीक उसी तरह से जब उनको लगता है कि किसी जाति के लिए बोलना है तो बोलेंगे, नहीं बोलना है तो उस समय मतलब जहां पे जो फायदा लगेगा वो उसी पे उसी हिसाब से बोलेंगे, और ये जनता देख रही है तो उस पर एक्स्ट्रा मुझे कुछ नहीं बोलना। ठीक है निराला जी। हाँ, मैं लकी जी से एक बात करना चाहता हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने महिला बिल लिया। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मिजोरम का चुनाव था, आप लोगों ने कितनी महिलाओं को टिकट? उससे पहले नागालैंड का चुनाव था, आपने कितनी महिलाओं को टिकट? आपने मेघालय में कितनी महिलाओं को टिकट? आपने असम में कितनी महिलाओं को टिकट? मेरा ये कहना है कि केवल महिला बिल की बात कहने से कि क्या महिलाएं खुश हो जाएंगी? और आप ये ध्यान रखें कि आधी आबादी को हर पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उन्होंने हाशिए पे रखा है। और आप बताइए कि 78 में मिजोरम का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक, ये मिजोरम के अभी चुनाव खत्म हुए विधानसभा के, आज तक 4 महिलाएं विधानसभा में पहुंची हैं। आप बताइए कि आपने एक टिकट दिया था उसको भी आपने रिप्लेस कर दिया, 3 में से 2 हो गए मेघालय में। तो कहाँ है रिजर्वेशन? अगर जरूरी नहीं कि आधी आबादी को रिजर्वेशन से ही उसको रास्ता दिया जाए, क्यों ना पार्टी के अंदर से ये चीज उठे कि हम स्वतः ही इतनी महिलाओं को टिकट दें। आधी आबादी के साथ हर राजनीतिक पार्टी ने जो है वो धोखा किया है, उनको हाशिए पे रखा है, लेकिन बातें टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी होती है। क्या कहती है? नहीं, आपने जो मुद्दा सामने रखा है उसके लिए आपको पहले धन्यवाद, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। आप पुरुष हैं, मैं महिला हूँ, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जिस मुद्दे को मुद्दे के हिसाब से सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसको लेकर हम लोग झेलते हैं। आप मेरी बात समझ सकते हैं शायद। और मैं यहीं पे बोलना चाहती हूँ क्यों ये एक्ट जरूरी हुआ, क्योंकि आप जैसे ही पुरुष हमें टिकट नहीं देते हैं। अब आप क्या बोलेंगे इसको लेके? आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ये हर पार्टी में पुरुष ही होता है जो महिला को डिप्राइव कर रहा है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। इसीलिए ये बाध्य करना पड़ रहा है। जब आम तौर पे जब बातों से बात नहीं बनता है तो उसको एक्ट लाना पड़ता है। ये एक गुडविल ही है, क्योंकि 1-2 नेता के चाहने से कुछ होता नहीं, तो इसलिए उसको एक्ट के रूप में सामने रखना पड़ रहा है, ताकि बाकी जो नहीं समझ रहे उनको भी समझ में आ जाए ये बात। ठीक है लकी तो क्या बीजेपी लोकसभा में अब आधी आबादी को पूरे उसमें सीट देने जा रही है? देखिए, जैसे कि आज हमारे सामने ये एक्ट आ चुका है। मैं कहती हूँ सिर्फ बीजेपी क्यों, बीजेपी तो 33% अपने जब ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट देती है तो इस बात को मान के चलती कि 33% वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी में फीमेल्स रहेंगी। आपको शायद ये बात पता हो या ना हो, मैं लेकिन सामने इस बात को रख रही हूँ। लेकिन दूसरी पार्टियों का मुझे नहीं पता कैसे चलता है, वो उनके पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन सामने जब टिकट देने की बात आती है तो फीमेल्स को टिकट आमतौर पे नहीं मिल रहा। वो आप बता रहे, मैं तो उसको फिर बोलूँगी हम लोग झेलते हैं। और इसीलिए
मैं इस बात को लेकर थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि कोई तो लाया इस एक्ट को। अभी तो मजबूर होंगे आप लोग, आप पुरुष लोग अब तो मजबूर होंगे। मैं एक महिला के हिसाब से बोल रही हूँ, इसमें पार्टी वाला बात नहीं आता। मैंने जो थैंक्स कहा, मैंने इस बात को प्रस्तुत किया यहाँ पे इसलिए क्योंकि महिला हूँ, मुझे पता है कितना हमें झेलना पड़ता है। ठीक, लकी गोगोई जी, चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन पहले ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो कैसे होंगे सियासी समीकरण जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर? गुरप्रीत सिंह जी, आपका रुख करती हूँ। राजस्थान चुनाव की मैं बात करूँ, अगर आम आदमी पार्टी 7 गारंटी लेकर वहाँ पहुँची है तो क्या लगता है, क्या गारंटी से ही जीत मिलेगी? देखिए, गारंटी से जीत मिलेगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, लोगों को एक तीसरी पार्टी का विकल्प मिल गया है। कम से कम उनको राहत मिलेगी भाजपा और कांग्रेस से, क्योंकि 5 साल कभी कांग्रेस को देते हैं, कभी 5 साल कभी भाजपा को देते हैं। तो एक नई राजनीति हम लेके आए हैं। टाइम लगेगा, निश्चित रूप से टाइम लगेगा, क्योंकि लोग कि पॉलिटिकली इतने मैच्योर्ड नहीं हुए। उनको हमेशा जैसे कांग्रेस ने तुष्टीकरण से रखा हुआ है कुछ, और भाजपा ने हमेशा कम्युनल लाइंस में उनको अलग करके रखा हुआ है। हम मुद्दे की बात करते हैं हमेशा, तो हम लोगों को इस बार समझा रहे हैं कि मुद्दे की राजनीति करो। आपने देखा होगा शाहरुख खान की जो अभी पिक्चर आई थी जवान, अभी जो पिक्चर आई थी उसमें भी उन्होंने कहा घर में कोई आपका नेता आए तो उनको पूछो कि आप मेरे बच्चों के लिए क्या दोगे, शिक्षा दोगे, क्या दोगे। यही है आजकल, ये लोगों को समझाना है। हम अभी उतरे हैं पॉलिटिक्स में लोगों को समझाने के लिए। इसमें थोड़ा समय लगेगा हमको, नो डाउट, लेकिन हम सक्सेस होंगे, ये हम श्योर हैं। ठीक है गुरप्रीत सिंह जी, काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। लकी जी, क्या गारंटी पर चुनाव लड़ते हैं? जिस तरह गारंटी की बात मैंने अभी की, आम आदमी पार्टी 7 गारंटी लेकर पहुंचे हैं। आप लोग भी कहते हैं, विकास के दावे करते हैं, एक तरफ धर्म की राजनीति, एक तरफ विकास की राजनीति। जो तमाम गारंटी है, जनता परेशान है, आखिर जाए तो जाए कहाँ, किस पार्टी को अपना वोट दे, तमाम तरह के वादे दावे किए जाते हैं। धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, ये मैं यही से साफ कर देना चाहती हूँ। ऐसे आरोप आप पर राजस्थान में लग रहे हैं? आरोप तो आते ही रहेंगे। आरोप लगाने वाले वही हैं जिन्होंने धर्म के बेसिस पे देश के टुकड़े किए थे, तो इसलिए हमें उन आरोपों से ज़्यादा कुछ लेन देन है नहीं। लेकिन बात यही है कि धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। हम लोग हमारे इसका क्रेडिट भी हमें फुल्ली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे राम मंदिर बन रहा है, सरकारी पैसे पे नहीं, उसका अपना एक ट्रस्ट है। तो लेकिन फिर भी बात पैरेलली चल रहा है, तो उसका प्राण प्रतिष्ठा जैसे कुछ रिचुअल्स में प्रधानमंत्री जी उसमें भाग ले रहे हैं, तो शायद इसीलिए लोगों को लगता होगा कि बीजेपी राम मंदिर बना रही है। लेकिन बात यही है कि क्रेडिट ले रही है ना, क्रेडिट दे रही है, जनता दे रही है, जनता दे रही है, ले रही है, हाथ जोड़कर ले रहे हैं, क्योंकि जनता दे रही है, जनता दे रही है, मैं कह रही हूं जनता क्रेडिट ले रही है, जनता दे रही है। अरे लेना होता तो आप लोग आगे आगे जाते, आप लोग सबसे आगे, राम यात्रा, आप लोग सबसे आगे, बाबरी मस्जिद, ये सब क्या हुआ, क्या है, किसने किया सब? बाबरी मस्जिद किसने किया? बताइए ना, क्या क्या था? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद? बताइए ना, किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद? आप इतिहास पढ़ लीजिएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा। वहां पे राम मंदिर की वजह से रथ यात्रा किसने की? इसीलिए वहां पे राम मंदिर बनाने के लिए की थी, रथ यात्रा किसने की थी? रथ यात्रा किसने की थी? आप जो बाबरी मस्जिद वाला बात खींच के ला रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट कर रहे हो। सांप्रदायिक राजनीति क्या है? एक सांप्रदायिक मत बोलिएगा, भाजपा सांप्रदायिक है। आप सबसे पहले तो एक बात है कि आप बोल रहे थे कि बीच में नहीं टोकते, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते तो आप ये बाबरी मस्जिद वाला बात खींच के मत ले, क्योंकि वो बात ही गलत है। दूसरी बात, और तीसरी बात ये कि हाँ, जनता हमें क्रेडिट दे रही है, तुम हाथ जोड़कर ले रहे हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने धर्म वाला हिस्सा अलग कर दिया। बाकी रही बात गारंटी की, या फिर आप मान लीजिए कि कुछ वादे कस्में लेके हर कोई पार्टी आगे जाती है। जनता को जो सही लगता है, जनता को जिनसे उन्नयन का, जनता को जिससे लगता है कि कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है, कुछ बेटर डेज, मतलब अच्छे दिन के लिए परिवर्तन, अच्छे दिन और उन्नयन का सपना जनता को जिस पार्टी से सच होता हुआ
पूर्ण होता हुआ नजर आएगा, जनता उसी को वोट देगी। उसके लिए हम असम के स्टूडियो से जितना भी चिल्ला ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वहाँ की जनता ने तय करके रखा हुआ है। मैं तो फिर वही बोलूंगी कि मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। ठीक है लकी जी। विदिशा जी, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, अभी दूसरे चरण का चुनाव वहां होना है, 7 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है, और उससे पहले एक मास्टर स्ट्रोक कह रहा है कांग्रेस। भूपेश बघेल जो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिवाली पर गृह लक्ष्मी योजना कर दी। जिस तरह आप लोग महिलाओं की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण की बात कर रहे थे, अब महिलाओं को साधा है भूपेश बघेल ने। क्या लग रहा है, ये कांग्रेस आपकी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है क्या है, या महिलाओं को साधने की एक सिर्फ योजना भर? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले से ही महिलाओं को आरक्षण को लेके हो, महिलाओं के लिए स्कीम को लेके हो, असम में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा अपनी पूरी होश और हवास से ये सब आगे ले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बताया, मैंने सुना, लेकिन उसको शायद उन लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी का ब्रेन चाइल्ड है, सब लोग जो जानते हैं। बाकी रहा वुमेन रिजर्वेशन बिल को बीच में लाने का अभी थोड़ी दिन पहले, ये सिर्फ इलेक्शन का एक अंक है, इससे ज़्यादा खुश नहीं, क्योंकि ये होता तो अभी तक हो जाता, लेकिन अभी तो ये होने का कोई नाम नहीं। हमने आपने बताया 2029 को होगा, हमने लेकिन ये कहीं पे भी नहीं सुना। ये लोग सिर्फ आइडिया कर रहे हैं। बाकी रहा अच्छे दिनों के बाद, अच्छे दिन तो अभी लोगों को नहीं चाहिए, हो गया। मन की बात कर, लोग प्रधानमंत्री जी के बात सुनना चाह रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं मन की बात और नहीं सुनना है। हमें ये अच्छा दिन नहीं चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें अभी परित्राण चाहिए। बाकी रह गया छत्तीसगढ़ का राजनीति में, तो अभी भूपेश बघेल जी जो अभी पहले से वहाँ पे हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा अनबन हुआ था राजनीति को लेके बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन अभी इन दिनों में लगता है काफ़ी दूर कांग्रेस आगे निकल चुके हैं। ये महिलाओं को लेके जो स्कीम्स बना रहे हैं, आ रहे हैं, पहले से आ रहे थे, और इसमें हमें लगता है छत्तीसगढ़ में हमारे वो तो है, महिलाओं को लेकर स्कीम्स आ रहे हैं, अच्छे स्कीम्स आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का भी कहीं ना कहीं एक झोल वहाँ दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप जो लग रहा है, अगर लोगों को कुछ परेशानी है, लोगों को कुछ इनमें प्रॉब्लम लग रहे हैं, हम जनता के ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम यही कहते हैं कि अभी देखिए कुछ परेशानी है, कुछ बातचीतें हो रहे हैं, ऐसे राजनीति में ये उथल पुथल होते ही रहेगा। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं। बाकी रह गया, अभी देखो सब हर स्टेट में लोग या फिर लीडर्स हो, जो भी हो, बीजेपी का बहुत अगेंस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी मिजोरम में ही आप देखिए, जोरमथंगा ने तो बोल ही दिया पीएम के साथ एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, ऐसा करके बात बोल दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अभी इनको लेके। और छत्तीसगढ़ तो उस इंडिया एक अलग सा जगह पे है, लेकिन मणिपुर का इफेक्ट पूरा इंडिया में पड़ रहे हैं। वुमेन्स के बारे में लेके लोग बहुत काफी सेंसिटिव है, और वो एक इशू बन सकते हैं, बन गया अभी इशू, ये बन सकते हैं, नहीं बन गया। अभी बाकी चीजों को लेके हम इतना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ पे आएगा। ठीक है निराला जी, आपसे आपका रुख करती हूँ मैं। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां वहाँ पर है। बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे भी खिलाड़ी इस बार है जो चुनाव में है, और इन पार्टियों का दावा वहाँ पर आपको कितना मजबूत लग रहा है? किस तरह का इस बार लग रहा है आपको समीकरण छत्तीसगढ़ का खास तौर से? पहले तो मैं गुरप्रीत जी कह रहे थे कि क्रेडिट लेने की जहाँ तक बात है, सारी राजनीतिक पार्टियाँ यही करती हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही थी कि जो वुमेन बिल है वो किसका ब्रेन चाइल्ड है, ये क्रेडिट ही लेना है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो स्कूलों का परिवर्तन कर रही है, या स्कूलों में जिस तरह के वो कह रहे दावे कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने ये किया और इस तरह से हमने उसको जो सरकारी स्कूल है उनका परिवर्तन कर दिया, वो भी क्रेडिट लेना है। और काम करके कोई क्रेडिट ले रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कोई सरकार काम कर रही है, अगर आपकी सरकार दिल्ली में काम कर रही है, आपकी सरकार अगर पंजाब के अंदर अच्छे काम कर रही है, तो उसको कहने में, उसको क्रेडिट लेने में क्या है। दूसरी बात कि राजस्थान में जिन 7 वादों के साथ गए हैं, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के साथ लगता हुआ है। केवल गुड़गांव को अगर छोड़ दें तो गुड़गांव के बाद जो है वो राजस्थान शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो गुड़गांव राजस्थान के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह के वादे हुए थे और क्या हो रहा है, लोगों के जहन में है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो राजस्थान का शेयर होता है हरियाणा के साथ, तो हरियाणा में भी ये गए थे आप, क्या हुआ? उसी तरह से जैसे आप कह रही हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या है, ये छत्तीसगढ़ में मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं। इसमें कोई तीसरी कोई पार्टी या वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई रोल बसपा या आप बहुत कुछ करने वाली नहीं है। और राजस्थान में भी बहुत कुछ परिवर्तन आप या दूसरे दल उससे होने वाले नहीं है जी। आपको अभी टाइम लगेगा और उनको दिल्ली और पंजाब से जो सेट करना था ना, एक वो सेट अभी नहीं कर पाए। दिल्ली में जिस तरह से इनके मंत्री गिरफ्तार होकर जेल में गए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोगों को कम बोलना चाहिए, लेकिन जो जिस तरह से बोलते हैं, क्योंकि बोलते बोलते कई बार जो है बहुत सारे, आजकल क्या है कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा हो गया कि हर चीज लोगों तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बयानबाजी है वो कई बार भारी पड़ जाती है, वो बयानबाजी भारी पड़ जाती है। और छत्तीसगढ़ में इस बार एक समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस शायद छत्तीसगढ़ में कुछ वापसी और हो सकता है उसका, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप और जो दूसरी चीजें लगी हैं उसने बीजेपी को बहुत बड़ा मुद्दा दिया है और बीजेपी ने उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। ये जो सेकंड फेज है, ठीक है, ये जो सेकंड फेज है, इसमें बीजेपी को काफी बढ़त मिलेगी। आप जब रिजल्ट आएंगे तो इनके जो चुनाव होंगे ये एरिया में, आप देखिएगा, आप उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव को याद कीजिए कि किस तरह से बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब चुनाव शुरू हुआ और पूरब तक पहुंचते पहुंचते किस तरह से रिजल्ट बदल गए, तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल वही होने वाला है। पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस थोड़ा सा करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 मामा पहुंच गए, एक मामा वहां के, एक आपके असम के मामा भी वहां पहुंच गए, तो वहां पे राजनीतिक जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बदल रही है। ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पलड़ा अभी थोड़ा भारी है। ठीक है, शो का समय हमारा समाप्त हो चुका है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहूँगी। तो विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी अपने स्तर पर जोर लगा रही है, तमाम तरह की बयानबाजियों से सियासत घिर चुकी है। हर वह हथकंडा पार्टियों ने अपनाया है जो उन्हें सत्ता की कुर्सी तक ले जाने में मदद कर सके, लेकिन इस कुर्सी की चाबी तो सिर्फ जनता के हाथ में है। तो इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।